हेलो फ्रेंड्स, हेयर टू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। जैसे आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का शासनकाल जो है यानी समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हम उसे ही आज पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। आर्यों का मूल निवासी स्थान किसे माना जाता है? तो आर्यों का मूल निवासी स्थान जो है आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। लेकिन सर्वाधिक जो मान रहा है मैक्समुलर के अनुसार ही मान है, और ये कहते हैं कि इनका निवास स्थान जो था मध्य एशिया था। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, यानी भारत में जो आ रहे थे उनकी जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, यानी पशुपालन था। कृषि उस समय मुख्य नहीं था, वो गौड़ रूप में था। आर्य समाज जो पुरुष प्रधान था, आर्य समाज क्या था? पुरुष प्रधान था। और पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। और इसके पहले हड़प्पा सभ्यता जो था मात्र सत्तात्मक था, और आर्य समाज क्या था? पुरुष प्रधान था। ठीक है। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियाँ मिली हैं। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भारत पे आर्यों का आगमन कैसे हुआ है, ये महेश बर्नवाल की किताब से लिया गया है। और इसे पढ़ने के बाद एक आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ भी विकसित होगा, और मैं इसे जोड़ के कड़ी के रूप में पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव के रूप में आए थे। फिर यहाँ पे देखिए कैसे कैसे सर्वप्रथम आए थे। और अब जैसे आप देख लीजिए लिखा कि कागज़ का जो सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। उस समय का ये नक्शा है, मैप है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। यानी ऋग्वैदिक काल को अगर समझना है आपको, तो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या है उसे हम देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में साहित्यिक साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। ठीक है। और इसके 3 पाठ हैं, उसे भी देख लीजिए। साकल हैं, उसके बाद साकल में 1017 मंत्र हैं, बालखिल में 11 मंत्र हैं, और वास्कल में 56 मंत्र हैं। ठीक है। तो आप लोग जब इसे देखेंगे तो आप जोड़ेंगे इसे, तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा तो 10,462 करके दे देगा, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। ये तीनों भागों को बांट दिया है। साकल कितने हैं? तो 1017 हैं। बालकिल कितने हैं? तो 11 हैं। और वास्कल कितने हैं? तो 56 हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बुगाज कोई अफलेख क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? बुगाज कोई अभिलेख जो है इसे मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि मितन्नी अभिलेख कितने लोग को, तो बहुत से लोग बुगाजकाई के नाम से कुल जानते हैं, लेकिन मितन्नी अभिलेख नहीं जानते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। 1400 ईस्वी में, यानी 1400 ईसा पूर्व में, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक AD होता है और एक BC होता है। तो इतिहास पढ़ना है तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुबिलिम्मा और मितन्नी राजा मतिउज्जा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पूछ देता है कि बुगाज कोई अभिलेख में जो देवता मिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसे आप लोग यहाँ ध्यान में रख लीजिएगा। इंद्र हैं, वरुण हैं, और कौन है? मित्र हैं, नासत्य हैं। ठीक है। कसाइट अभिलेख क्या है? तो 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। यानी वहाँ से मिलता है कि ईरान से ही आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसकी सूचना कहाँ मिलती है, तो कसाइट अभिलेख में मिलती है। तो यहाँ आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के बारे में मतभेद है। इसे आप अपने अपने नज़र से देख लीजिए और विद्वानों के अनुसार देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है किसी विद्वानों को लेके, यानी तो आपको उसके अनुसार आंसर टिक करना पड़ेगा कि उनका निवास स्थल कहाँ था। तो बाल गंगाधर तिलक जो तो आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव को बताए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी तिब्बत को बताए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद आल्पस पर्वत के पूर्व में एशिया के निकट बताए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सिंधु क्षेत्र बताए हैं। पंडित गंगानाथ झा क्या है? पंडित गंगानाथ झा ये ब्रह्मर्ष देश को बताए हैं।
डी एस त्रिवेदी जी देविका मुल्तान को बताए हैं। मेयर किट ओल्डनबर्ग पामीर का पठार बताए हैं। विलियम जोन्स यूरोप को बताए हैं। पी गाइल्स हंगरी को बताए हैं। मैक्स मूलर, ये आप ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर इंपॉर्टेंट है। तो यही 2-4 इतना क्वेश्चन पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मैक्स मूलर है, मैडेसिया हैं, जैसे अविनाश चंद्र हैं, अविनाश चंद्र को भी पूछता है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। सब संध्या प्रदेश हैं। मैक्स मूलर मध्य हो गए। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड डची रूस को बताते हैं। पेनका एवं हट जर्मनी के मैदानी भाग को बताते हैं। और एल डी कल्ला कश्मीर के हिमालय क्षेत्र को बताते हैं। और रोट जो है बैक्टीरिया को बताते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और रचना तिथि, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ इसमें भी विद्वान हैं जो अनुमानित तिथि बताते हैं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। ऐसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी पूछ दे तो एक नज़र आप लोग इसे देख लीजिए। जैकोबी एक विद्वान है, इनके अनुसार 3000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और मैक्स मूलर के अनुसार 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था। और तिलक जी जो बताते हैं 6000 ईसा पूर्व तक बताते हैं। और इसकी मान्य तिथि जो है, सबसे सर्वाधिक जो मान्य है वो क्या है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और पूरे और 1000 से क्या है 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। विंटर नृत्य किसने कहते हैं, तो 2500 2000 ईसा पूर्व तक ये बताते हैं। तो इसके नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग समझिए और याद भी करते रहिए। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से, तो आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। और भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। और ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों द्वारा की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में क्या है 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। और प्रथम और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद में जो 2 से 7 मंडल हैं वो प्राचीनतम है। और प्रथम और जो सबसे अंत में 10वां, यानी प्रथम और 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहितों को होत्री कहा जाता है। पूछेगा कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को पुरोहित जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें होत्री कहा जाता था। देख लीजिए ऋग्वेद के मंडल हैं और उनके रचयिता हैं। तो द्वितीय जो मंडल है उसकी जो रचयिता हैं गृत्समत भार्गव हैं। तृतीय के विश्वामित्र हैं और इन्होंने ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और तीसरे मंडल में ये है। तो चौथा जो मंडल है वो वामदेव जो हैं उनके रचयिता हैं और कृषि संबंधी प्रक्रिया इसमें बताया गया। 5वां जो है अत्रि हैं। 6वें मंडल के जो रचयिता हैं भारद्वाज हैं। और 7वें के कौन है, वशिष्ठ हैं। और 8वां जो है कण्व ऋषि और अंगिरस जी उसे लिखित हैं, माने उसके द्वारा लिखा गया है। 9वां क्या है पौमान अंगिरा सोम का वर्णन किया गया है, यानी 9वां मंडल जो है सोम का उल्लेख किया गया है, सोम रस का उल्लेख किया गया है। और 10वां में क्या है, जो 10वां मंडल आप जानते हैं क्षुद्र सूक्ति है, महासूक्ति है। इसमें ही पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो पूछता है आपके एग्जाम में किस मंडल में 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द कितनी बार किया गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लीजिए आप इसे। पिता का उल्लेख 335 बार किया गया है। जन का 275 बार। इंद्र का इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा 250। ठीक है, माता का 234, अश्व का 215, अग्नि का 200, गौ का 176, विष ये भी याद कर लीजिएगा। गौ का कितनी बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, 176 बार। विष का आपका 170 बार। सेना का 20 बार। ब्राह्मण का 15, ग्राम का 13, बृहस्पति का 11, राष्ट्र का 10 बार, क्षत्रिय का 9 बार, समित का 9 बार, यमुना का 3 बार किया गया है। यमुना का 3 बार किया गया है और गंगा का 1 बार किया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। सोम देवता का 144 बार, इसे आप लोग याद कर लीजिए। सोम देवता का 144 बार। विदत का 122 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विष्णु का 100 बार। गण का 46 बार। ब्रज गोसाल का 45 बार। कृषि का 33 बार, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कृषि का 33 बार। वरुण का 30 बार। वर्ण का 23 बार।
समित का 9 बार, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, यहाँ तक हम पढ़े थे। रुद्र का 3 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, गंगा का 1 बार, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, राजा का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार उल्लेख किया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा। इंद्र का आप लोग पढ़े हैं 250 और वायु का कितना है तो 200, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की थी। जो चौथे मंडल के 3 मंत्र हैं उसकी रचना 3 राजाओं ने की है। कौन कौन है? त्रासदस्यु, अजमेर एवं पुरमीर। और जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है और इसे सोम मंडल कहा गया। 10वें मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसकी एक भाग पुरुष सूक्त है जिसमें चतुर्वर्ग की व्यवस्था की गई है और इसकी सूचना मिलती है। इसलिए इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि पुरुष सूक्त में चतुर्वस्था की गई है लेकिन पूजे की किस मंडल में कि देवी सूक्त का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में ही देवी सूक्त का उल्लेख है और इसमें ही वाक शक्ति की उपासना भी की गई है। तो 10वें मंडल में आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ से क्वेश्चन कई बार बनता है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय और कौशिकी हैं और कौशिकी को संखायन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय हैं और कौशिकी हैं, इसे संखायन के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद का आयुर्वेद एक उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी जो सरस्वती थी, इसलिए इसे नदीत्मा कहा गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा का 1 बार किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार किया गया है और इसका उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद से ही अस्तोमा सदगम्यम, यहाँ अस्तोमा सदगम्यम कहाँ से लिया गया है तो ऋग्वेद से ही लिया गया है और 10वें मंडल में ही उल्लेख है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सूक्त हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, अध्येता हैं, उपवेद हैं। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के वेद पढ़ेंगे और उसके उपवेद पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा आप लोग ध्यान से। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है तो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद के शिल्प वेद हैं। ठीक है, तो शिल्प वेद जानते हैं। शिल्प वेद इसके प्रवर्तक कौन है? तो विश्वकर्मा हैं। गंधर्व के नारद जी हैं और धनुर्वेद के विश्वामित्र जी हैं और आयुर्वेद के प्रजापति जी हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद की जो अध्येता होते हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें अधर्यु कहा जाता है। और सामवेद के जो उच्चारण करते हैं उन्हें उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इनके ब्राह्मण ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो कौशिकी और ऐत्रेय हैं। क्या है? कौशिकी और ऐत्रेय हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैत्रीय और शतपथ हैं। सामवेद के जो पंचवीस हैं उन्हें ताम्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। क्या है? गोपथ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आप लोग को। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं एक 28 सूक्त हैं। ठीक है, उसके बाद सामवेद में 1810 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। इसके उपनिषद कौन कौन है? ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी हैं। यजुर्वेद के तैत्रीय कठी श्वेतास्पर इस बृहदारण्यक मतरायणी हैं। सामवेद की केन छांदोग्य हैं और अथर्ववेद के मांडुक्य और प्रश्न मुंडक हैं। ठीक है, आरण्यक भी इसके ये हैं ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी हैं और इसके आरण्यक हैं तैत्रीय विदारक शतपथ हैं। जैमिनी और छांदोग्य इसके क्या हैं? आरण्यक हैं सामवेद के। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखिए इसमें कुछ और बचा है, देख लीजिए। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व में कसाइट अभिलेख में और तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्यों का नाम उल्लेख मिलता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्य का नाम उल्लेख किया गया है। और भारत में आर्य भाषाइयों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में कुछ समय पूर्व हुआ। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं पूरे इतिहास को ऐसे ही आपके सामने ला के रखूँगा और आप इसका रिवीजन होता रहेगा। और जो आपको नहीं याद है क्वेश्चन उसे आप नोटबुक पे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। और ये जब पूरा इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज ऑनलाइनर के रूप में मिलाऊंगा जिससे आपका जल्द से जल्द रिवीजन आ जाए। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।